हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद शर्मा। और स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक ब्रांड न्यू चैप्टर नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। क्लियर? तो बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले अपन एक काम कर लेते हैं। अपन फटाफट एक बार ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं कि इससे पहले अभी तक हमने क्या क्या कवर किया। ठीक है बच्चे, पहले मेरे को तो आप ये बताओ, सबसे पहले जब हमने चैप्टर नंबर 1 देखा था, तो चैप्टर नंबर 1 में आपने क्या देखा था? चैप्टर नंबर 1 में आपने स्टैट्स की बेसिकली डेफिनेशन और मीनिंग समझा था। क्लियर? अब मीनिंग में आपने वहां पे बच्चे कुछ कीवर्ड्स थे जो मैंने आप लोगों को हाईलाइट कराए थे, याद आ रहे हैं आपको? सर बिल्कुल हमको हाईलाइटेड वर्ड याद आ रहे हैं। चलो बच्चे, नहीं आ रहे तो मैं आपको एक बार वापस शो कर रहा हूं, देखो आपको याद आ जाएगा। सबसे पहले याद आ रहा है आपको, स्टैट्स इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ डेटा। सर कलेक्शन ऑफ डेटा तो हमारा चैप्टर नंबर 2 था ना? बिल्कुल बच्चे, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था, कलेक्शन ऑफ डेटा। आगे क्या लिखा है बच्चे, ध्यान से देखना। द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रेजेंट द डेटा इन टेबुलर, डायग्रामेटिक और ज्योमेट्रिक, मतलब कि ग्राफिक सेंस। हमें उस ग्राफिक फॉर्म में डाटा को बच्चे क्या करना है? प्रेजेंट करना है। तो सर इसका मतलब थर्ड चैप्टर हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होना चाहिए। बच्चे यहां पर आप हैं गलत, यहां पे जो नेक्स्ट स्टेप है प्रेजेंटेशन, ये जो बात कर रहा है बच्चे प्रेजेंट की, हम कोई भी चीज बच्चे प्रेजेंट कब करेंगे? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे आपके टीचर ने बोला कि स्टूडेंट्स, मैंने जो आप लोगों को कल होमवर्क दिए थे टोटल 10 क्वेश्चन नंबर 1 to 10, तो प्लीज आप मेरे को आके अपने 10 क्वेश्चन चेक कराओ। तो आप क्या करेंगे? सीधा जाकर के कॉपी सर को देंगे कि सर ये लो कॉपी, इसमें मैंने क्वेश्चन किए हैं, खुद ही आप ढूंढ लो, खुद ही आप चेक कर लो। ऐसा करेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं सर। हम तो क्या करेंगे, प्रॉपरली कॉपी में वो पेज ओपन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 ओपन करके दे देंगे, और फिर धीरे धीरे 1 by 1 अपन क्या करेंगे, पेज को सफल करेंगे, और उसके आगे हमारे 1 to 10 क्वेश्चन उसमें सर को या मैम को हम दिखा देंगे। मतलब आपने बच्चे किया क्या? आपने प्रेजेंट किया। ठीक है, प्रेजेंट करने से पहले आपने उस क्वेश्चंस को क्या किया था, एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में आपने उस क्वेश्चन नंबर को क्या कर दिया, अरेंज किया। तो बच्चे कभी भी किसी डेटा को, कभी भी किसी जो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, उसको जब हम एक प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में प्रेजेंट करते हैं बच्चे, तो उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइज करना। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्गेनाइज करना। सर अब हमको ये चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि प्रेजेंटेशन से पहले क्या होने वाला है? प्रेजेंटेशन से पहले होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चे जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज, उसका नाम ही क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। हमने देखो लास्ट चैप्टर में देखा था कि कलेक्शन ऑफ डेटा में बहुत तरह तरह का डाटा, जैसे हमने सैंपलिंग की थी, या बच्चे हमने सेंसस के थ्रू डेटा कलेक्ट किया था। याद आ रहा है आपको? हमने पुराने चैप्टर में जो डेटा कलेक्ट कैसे कर रहे थे, हमने उसके बारे में पढ़ा था, उसके मेरिट्स पढ़े थे, डीमेरिट्स पढ़े थे। याद है? क्वेश्चनियर की बात पढ़ी थी, क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चनियर की बात की थी। डेटा कलेक्ट किया जाता तो किस बेसिस पे किया जा सकता है, हमने वो सारी चीजें भी कवर की थी। ठीक है, तो आज एक काम करते हैं, अपन सीधा चैप्टर नंबर 3 करते हैं स्टार्ट। क्योंकि देखो ये चैप्टर भले बच्चे थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ इतना डीप में पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन याद रखना बच्चे, एक डायलॉग है इस चैप्टर के लिए, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्यों? क्योंकि बच्चे ये जो पैकेट छोटा है, चैप्टर भले ही छोटा है, लेकिन जो चैप्टर है, इसका जो कंटेंट है, अगर ये आप मिस कर देते हो तो देखना आपको आगे जाके, चाहे आप कोई भी तरह का बच्चे प्रेजेंटेशन की बात कर लो या डेटा को एनालाइज करने की बात कर लो, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, इसके मेजर ऑफ टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी आप कैलकुलेट करोगे, तो हर जगह पे बच्चे मैं इस चैप्टर का आपको रेफरेंस दूंगा। मैं आपको बोला करूंगा बच्चे कौन सी सीरीज है। सर ये सीरीज क्या होता है? बच्चे यही सब तो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं कि आखिर सीरीज क्या होती है, प्रॉपर्ली डेटा को कैसे क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन बच्चे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सर क्या हम ये सीधा चैप्टर नोट टू नोट पढ़ेंगे? नहीं बच्चे, इस चैप्टर के अंदर मैं आपको छोटी सी वापिस से क्या करूंगा, स्टोरी फॉर्म में कुछ कंटेंट आपको मैं तैयार करके शो कर रहा हूं। ठीक है, आपको बस उसको देखना है। क्लियर? नाउ सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने बच्चे एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज मैंने क्या किया, अभी आपके क्लासेस चल रहे हैं, मैं क्लासेस को बीच में पॉज करके आप लोगों के पास आया, और मैंने क्या करा, आप सब लोगों को बच्चे एक बास्केट प्रोवाइड की। मैंने आप लोगों को एक बास्केट दी है। सर उस बास्केट में क्या है? बच्चे इसमें बहुत अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स हैं।
ठीक है, अलग अलग टाइप के उसके अंदर क्या पड़े हैं, फ्रूट्स पड़े हैं। सर कौन कौन से फ्रूट्स हैं बच्चे, आपको बहुत सारे फ्रूट्स पता होंगे, कोई भी एज्यूम कर लो, ठीक है। एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, और कौन सा फ्रूट ले लें अपन, एक आधा और कोई फ्रूट बता दो। सर टोमेटो ले लें बच्चे, टोमेटो फ्रूट है या वेजिटेबल है, टोमेटो फ्रूट है या वेजिटेबल है। सर इसका तो हमको नहीं पता, चलो एक काम करते हैं, इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सर टोमेटो क्यों लिया, अच्छा कोई दूसरा फ्रूट ले लो ना। बच्चे मेरे टॉपिक से ये रिलेटेड है, क्योंकि जब मैं आपको अभी कुछ फंक्शंस के बारे में मैं बात करूंगा ऑर्गेनाइजेशन के, तब ये बात यहां पर मैं वापस स्टार्ट करूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो अभी जस्ट समझना कि इसमें बच्चे मैंने आपको क्या करें, बहुत सारे फ्रूट्स दे रखे हैं, ठीक है। एप्पल हो गया, ऑरेंजेस हो गए, ग्रेप्स हो गए, ठीक है, और साथ में टोमेटोज भी हैं उसके अंदर कुछ। नाउ अब ध्यान से देखना, ये बास्केट के अंदर सारे फ्रूट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारी बच्चे क्वांटिटी में इसके फ्रूट्स पड़े हुए हैं, क्लियर। अब देखो ध्यान से, मैंने बोला कि बच्चे ये जो सारे फ्रूट्स हैं, आप क्या करो, इसको एक प्रॉपर वे में आप इसको ऑर्गेनाइज करो, और आप मेरे को सारे फ्रूट्स की क्या बताओ, क्वांटिटी बताओ। तो मैंने जैसे ही आप लोगों को बास्केट दी, आपने फटाक से सबसे पहले क्या किया बच्चे, आपने सारे के सारे जो एप्पल थे, सारे के सारे जो एप्पल्स थे उनको आपने निकाला और अलग रख दिया। अब एप्पल्स जब आपने बच्चे सारे अलग रखे तो उसकी क्वांटिटी आई, सपोज उसके अंदर 8 एप्पल्स थे, सपोज उसके अंदर 10 ऑरेंजेस थे, ठीक है। सर ग्रेप्स कैसे काउंट करोगे, सपोज उसके अंदर 25 जो ग्रेप्स की बॉल थी, ठीक है, ग्रेप्स थे, छोटे छोटे अंगूर थे। नाउ सर टोमेटो बच्चे वो आपके पास सपोज 6 उसके अंदर टोमेटोज थे, ठीक है। सर कितना हो गया हमारा कंटेंट, सपोज मैंने आपको जो टोटल फ्रूट्स जो उसके अंदर दिया था उसकी जो क्वांटिटी थी वो थी 10 एंड 25 35 एंड 8 कितना हो गया 43 एंड 6 49, ठीक है। सर 49 है तो बच्चे कोई बात नहीं, राउंड फिगर नहीं निकला, 49 मैंने आपको फ्रूट्स दिए थे। अब आप लोगों ने क्या किया, उन सब फ्रूट्स को मैंने तो आपको एक प्रॉपर बास्केट में सारी चीजें डाल के दे दी, आपने उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करके आपने सबको अलग किया, ठीक है। अब बच्चे मेरा आप लोगों से छोटा सा सवाल है, अगर मैं ये जो आपने अलग से आपने सारे फ्रूट्स को अलग किया, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारे फ्रूट्स को एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करा है। आपने ऑरेंजेस को ऑर्गेनाइज कर दिया, एप्पल को, टोमेटो को, ग्रेप्स को आपने ऑर्गेनाइज करा, आपने एक पर्टिकुलर किसी कैटेगरी वाइज सिमिलर नेचर के फ्रूट्स को आपने क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। अब बच्चे अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर आप फर्दर क्या करो, मेरे को जो फ्रूट्स हैं उनको साइज वाइज भी थोड़ा अलग कर दो। कैसे, आप एक स्मॉल साइज बना दो और आप एक लार्ज और मीडियम साइज बना दो। कैसे, आपने देखा जो एप्पल है, एप्पल में सपोज 3 एप्पल ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा छोटे थे और बाकी जो बचे हुए 5 एप्पल हैं वो मीडियम है, लार्ज साइज के थे, तो आपने उसको भी अलग कर दिया। सिमिलरली बच्चे आपने ऑरेंजेस के साथ भी ऐसा किया, ठीक है, ग्रेप्स के साथ भी सपोज आपने ऐसा किया और टोमेटो के साथ भी आपने क्या कर दिया, इस तरीके से कर दिया, ठीक है। मतलब आपने इसी चीज को बच्चे एक अलग तरीके से क्या कर दिया, फर्दर डिटेल्ड में जाके उसको आपने क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया और एक सिस्टमैटिक वे के अंदर आपने उसको प्रेजेंट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक तो हमको ये चीज समझ में आ गई। बच्चे अगर ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया है तो अब मैं आपको लेके चलता हूं नोट्स पे। सर नोट्स पे क्यों बच्चे, अभी जो मैंने आप लोगों को ये चीज बताई ना, जो स्टोरी बताई, इसके अंदर बच्चे छुपे हुए हैं हमारे फंक्शंस या यूं कह लो फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सर कैसे बच्चे, अभी दिखाते हैं आपको। देखो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा प्रॉपर, ठीक है। नाउ उसके बाद में सबसे पहले देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में क्या बोल रहा है ये, आफ्टर डेटा हैव बीन कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर एनी, देखो ध्यान से, फॉर एनी स्टैटिस्टिकल स्टडी द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑर्गेनाइज देम। बिकॉज देखो बच्चे ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं, क्योंकि द डेटा आर जस्ट द रॉ डेटा, मतलब जस्ट एक पहले रॉ डेटा, बेसिक स्टार्टिंग इनिशियल लेवल का जो बच्चे डेटा होता है उसको ना तो स्टडी किया जा सकता है, ना उसको कुछ एनालाइज करके उसका कंक्लूजन निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले उस डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उसको करना पड़ेगा एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज। क्लियर। सर हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, उसके बाद
बच्चे ऑर्गेनाइज करने के बाद प्रेजेंटेशन की बात आती है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 होने वाला है। तो अभी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करते हैं डीप में। नाउ जो बच्चे रॉ डेटा है, रॉ डेटा में नॉट बी एबल टू, देखो आगे क्या लिखा है, एबल टू इम्प्लाई अ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन। क्योंकि जो रॉ डेटा, जो रॉ इंफॉर्मेशन थी, जो मैंने बच्चे ये आपको बास्केट दी थी, जो मैंने आपको जस्ट एक बास्केट प्रेजेंट की थी ना, कि भाई ये फ्रूट्स वाली जो बास्केट है, ये जस्ट एक बास्केट देख के आप कुछ एनालाइज कर पा रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चे सबसे ज्यादा कौन से फ्रूट्स हैं, तो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा जो फ्रूट्स हैं वो ग्रेप्स के पॉइंट वो हैं, क्योंकि ग्रेप्स इसमें 25 पीसेज हैं, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा सबसे कम कौन से हैं, तो आप बोलोगे सर सबसे कम तो इसके अंदर टोमेटोज हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि आप इसमें इसको एनालाइज कर पा रहे हो, आप इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया प्रॉपर वे में। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। नाउ रॉ डेटा में नॉट बी इंप्लाइज द मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन टू द स्टेट, ये मैंने आपको अभी बताया जस्ट नाउ। अब आगे देखते हैं बच्चे सीधा सीधा, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा। देखो बात हो रही है बच्चे क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन इज अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। कैसे? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू द सीक्वेंस, या फिर बच्चे कह लो ग्रुप्स। हमने जैसे फ्रूट्स में ग्रुप बनाए थे, हमने ग्रुप्स बना दिए ना पर्टिकुलर फ्रूट्स के लेकर के, अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटिंग देम इनटू द डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। अब देखो ध्यान से, अब सर आप हमको ये चीज समझ में आ रही है कि आपने ये एग्जांपल क्यों दिया। बच्चे ये सारे के सारे तो फ्रूट्स ही थे ना, मैंने आपको एक जो रॉ डेटा दिया वो प्रॉपर मैंने आपको सारे फ्रूट्स दिए। अब आपने उस फ्रूट्स को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, और आपको पता चला कि फ्रूट्स में भी उसमें फर्दर किस किस टाइप के फ्रूट्स हैं। और देखो आपने सारे एप्पल्स, क्योंकि सारे एप्पल्स अपने आप में एक सिमिलर टर्म है, तो आपने सारे एप्पल्स को अलग कर दिया, ऑर्गेनाइज इसको ऑरेंजेस को अलग कर दिया, ग्रेप्स को, और उसके बाद टोमेटोज को आपने अलग कर दिया। मतलब कि आपने क्या किया, सबसे पहले प्रॉपर वे में उसको ऑर्गेनाइज कर दिया आपके रॉ डेटा को। नाउ और उसके बाद में उसको क्या किया था, डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स में आपने उसको क्या कर दिया था बच्चे, एक सेपरेट कैटेगरी में उसको इन्वॉल्व कर दिया था। लिखा ना, ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटिंग देम इनटू द डिफरेंट बट रिलेटेड। हमने उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड जरूर किया, बट वो सारे के सारे रिलेटेड पार्ट्स हैं। नाउ अब बात करते हैं बच्चे क्लासिफिकेशन के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमने किस बेसिस पे उनको क्या किया था, क्लासिफाई किया था, या यूं कह लो ऑर्गेनाइज किया था। सबसे पहले बात आता है बच्चे होमोजेनिटी। सर ये क्या होता है? होमोजेनिटी मींस बच्चे होमोजीनियस गुड्स होते हैं ना, होमोजीनियस मतलब सिमिलर नेचर के जो गुड्स होते हैं उनको पकड़ना। देखो कैसे, सबसे पहले द डेटा क्लासिफाइड लिखा हुआ है, द डेटा क्लासिफाइड इन अ ग्रुप और अ क्लास शुड बी होमोजीनियस। सर होमोजीनियस का मतलब बच्चे अभी तो बताया, दैट इज ऑल आइटम्स इन अ ग्रुप मस्ट बी सिमिलर टू ईच अदर। मतलब होमोजीनियस का मीन्स सिमिलर टू ईच अदर आइटम्स होने चाहिए। आफ्टर दैट उसके बाद बच्चे एक बात आ रही है पॉइंट उसमें, क्लैरिटी। क्लैरिटी की क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन शुड बी डन इन सच ए वे दैट मीनिंगफुल कंक्लूजन इज पॉसिबल। मतलब ये देखो जो क्लासिफिकेशन आप करोगे, जो आप उसको बाइफरकेट प्रॉपर ग्रुप्स में करोगे, तो एक बच्चे सिस्टमैटिक वे में देखो ना, इसका कुछ एनालाइज निकल के आ सकता है, इस डाटा को स्टडी किया जा सकता है। बिल्कुल इसको अलग अलग तरीके से बच्चे स्टडी में यूज किया जा सकता है, ठीक है। ईच आइटम ऑफ द डेटा शुड बिलोंग टू वन पर्टिकुलर क्लास ओनली, और जो डेटा है वो एक पर्टिकुलर क्लास का होना चाहिए। मतलब कि आपस में वो क्या होना चाहिए, जो सिंगल ग्रुप आपने बनाया उसको डिवाइड करके वो सिमिलर नेचर का होना चाहिए। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन अबाउट द ग्रुप और द क्लास आइटम। सर ये कंफ्यूजन की क्या बात कर रहा है बच्चे? अभी जब मैंने बात की थी टोमेटो की, तो मैंने आपको बोला कि बच्चे टोमेटो फ्रूट्स में आएगा या वेजिटेबल्स में आएगा, ठीक है। आप लोगों का ये होमवर्क है, आप पता करते रहो कि सर टोमेटो किस में आएगा, फ्रूट्स में या वेजिटेबल में, ठीक है। मेरे पास इसका आंसर नहीं है फिलहाल के लिए, मैं बोलूंगा वेजिटेबल, आप बोलेंगे नहीं सर फ्रूट्स हैं, क्योंकि बिना पकाए हम तो टोमेटो ईट कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा बच्चे उसका मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। चलो टोमेटो में अपने हिसाब से अपन बात करें वेजिटेबल या फ्रूट से। एग्जाम्पल में देखना, यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब वहां पर एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि आखिर ये इस स्टडी का, ये जो टोमेटो है वो इस स्टडी का पार्ट बनेगा भी या नहीं। क्यों बात आ रही थी ये वाली? क्योंकि बच्चे यहां पर बात हो रही है
कि जो उसका बाइफर्केशन है, जो हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, जो हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे डाउट्स आ जाता है। देखो अभी हमारे वाले केस में डाउट आया नहीं, बिकॉज हमने उसको इस डिटेल में क्या करा, टोमेटो को भी अलग से कैटेगरी बना दी है। तो यहां पर ये बोल रहा है कि अगर डाउट आ जाए और कैटेगरी नहीं बने तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। तो सेकंड जो बच्चे यहां पे पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लासिफिकेशन की जो बात हो रही है, उसमें क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। हमारे केस में वो क्लियर था, टोमेटो क्या है, फ्रूट है, तभी मैंने उसको इस केस में कंसीडर किया। तो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन अबाउट द ग्रुप और द क्लास इंटरवल। नेक्स्ट आगे देखो क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है बच्चे पॉइंट नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी। सर फ्लेक्सिबिलिटी मींस, बच्चे फ्लेक्सिबल मींस जो फिक्स्ड ना हो, जो एक प्रॉपर तरीके से कांस्टेंट ना हो, उसको फ्लेक्सिबल मतलब चेंज किया जा सके। कैसे? अ क्लासिफिकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल एंड शुड एबल टू एडॉप्ट टू एनी न्यू कंडीशन ऑफ द गिवन इंक्वायरी। सपोज ऐसा हो, इस डेटा में मेरे को थोड़ा सा कुछ चेंजेस करना हो, ठीक है, इस डेटा में मेरे को थोड़ा सा कुछ क्या करना हो, चेंजेस करना हो। मैं आप लोगों को बोलूं सर कैसे चेंजेस, बच्चे मैं बोलूं आपको कि आप तो क्या करो, साइज वाइज डेटा को क्या करो, अलग करो। सर साइज वाइज कैसे? बच्चे मैंने जो आपको पूरे ये जो फ्रूट्स दिए थे, पहले मैं आपने इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, फिर मैंने बोला नहीं मेरे को ऐसा डाटा नहीं चाहिए, मेरे को फ्रूट्स की कैटेगरी में इसको डिवाइड नहीं करना है, मेरे को इनको डिवाइड करना है डिपेंडिंग ऑन देयर साइज। तो साइज में जो सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी साइज के फ्रूट्स होंगे, बड़ी साइज में कौन से आ जाएंगे सर, एप्पल हो गए, ऑरेंजेस हो गए, टमाटो तो फिर भी बच्चे छोटे होते हैं, तो एप्पल और ऑरेंज एक अलग कैटेगरी बन जाएगी बिकॉज उनकी साइज ज्यादा होगी। ग्रेप्स का एक अलग ग्रुप बन जाएगा बिकॉज उनकी साइज सबसे ज्यादा छोटी होगी। टोमेटो का मे भी पॉसिबल एक मीडियम में हम एक और ग्रुप बना देंगे नॉर्मल साइज का, और क्या पता बच्चे वो नॉर्मल साइज जो टोमेटो है उसमें कुछ ऑरेंजेस और एप्पल भी अपन डाल दे जो छोटी साइज वाले थे। तो बच्चे पॉसिबल है ना, इस ऑर्गेनाइज डाटा को मैं किसी और वे में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? मैं नई जो मैंने कंडीशन डाली उसके हिसाब से डाटा को मैं एडॉप्ट कर सकता हूं, मॉडिफाई कर सकता हूं। सर बिल्कुल आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब कि यहां पर क्या हो रही है बच्चे, फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है। सम ऑफ द, देखो यहां पे सम ऑफ द क्लासेस में हैव टू बी अबंडेड एंड न्यू क्लासेस नीड टू बी एडिड। मतलब अगर ऐसा हो जाए कि कुछ छोटा सा चेंजेस कर, तो अपन क्या करेंगे, कैटेगरी अलग कर देंगे, तो उसमें कुछ एडिशन कर देंगे, और अगर नहीं वो चीज वहां पे सेट हो रही है तो उसमें तो उसको हटा भी देंगे। अवॉइडेड मतलब हटाना, ऐड मतलब न्यू ऐड करके उसमें ऐड जोड़ देना, ठीक है। नाउ उसके बाद में फोर्थ पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन। सर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यहां पर क्या है बच्चे, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उसको क्या करना, बाइफरकेट करना। क्लासिफिकेशन शुड बी डन इन सच अ वे दैट एवरी आइटम ऑफ स्टडी कैन बी क्लासिफाइड इनटू द क्लासेस। अब देखो ध्यान से, एवरी आइटम, बहुत सारे फ्रूट्स थे, उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स थे, उसमें से एवरी आइटम, हमारे यहाँ पे 4 तरह के आइटम्स हैं, ठीक है। एवरी आइटम ऑफ द स्टडी कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लासेस। इस क्लासिफाइड पार्ट को ही मैंने फर्दर कौन से पार्ट में डिवाइड कर दिया, डिपेंडिंग ऑन द साइज, मैंने उसको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। आ रही है बात समझ में? सर ये एग्जांपल तो सारी चीजें क्लियर कर रहा है बच्चे, इसीलिए तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके पूरी चीज समझाई। नाउ पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है सूटेबल टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। यहां पर ध्यान से देखना, एक प्रैक्टिकल पॉइंट है। कैसे? द बेसिस सेलेक्टेड फॉर क्लासिफिकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैटिस्टिकल स्टडी। If basis selected on classification do not match the requirement, the entire exercise of investigation to be meaningless। मतलब कि जो आपने डेटा को बच्चे क्या किया था, आपने इसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया था, ये क्या एक मीनिंगफुल स्टडी बता रहा है? बिल्कुल सर, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स हैं, सबका साइज वाइज भी हमने उसको अलग कर रखा है, तो हाँ बिल्कुल ये एक मीनिंगफुल हमारा जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो अब देखो, मैंने बोला होता अगर बच्चे आपको मैं बास्केट दे रहा हूं, आप इसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करो। सपोज एक स्टूडेंट था, ठीक है, उस स्टूडेंट ने क्या किया
कैसे ग्रुप्स बनाए, एक ग्रुप बनाया, उसमें बोला कि सर इसमें एक ऑरेंज आ गया, एक एप्पल आ गया, एक ग्रेप्स आ गया, एक टोमेटो आ गया, ये मैंने एक ग्रुप बना दिया। इसी तरीके से उसने दूसरा ग्रुप बना दिया। बच्चे ये जो ग्रुप्स हैं क्या ये कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन दे पा रहे हैं? क्या ये कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं? बच्चे नहीं, हमें कोई ऐसी कोई व्रत या फास्ट वाली कोई थाली सजा के थोड़ी देनी है कि हर इंसान को एक एक फ्रूट हर टाइप का मिलना चाहिए, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। हमें तो क्या करना है, यहाँ पे स्टेट्स को इंप्लाई करना है, हमें किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है। तो कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए हमारा जो डाटा है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ठीक है? यहां पे ऑर्गेनाइज देखो, हमने एक प्रॉपर ही क्लास इंटरवल मतलब एक प्रॉपर वे में एक प्रॉपर सेपरेट होमोजेनियस गुड्स के बेसिस पे हमने उसको क्या किया, बाइफरगेट किया। मतलब कि यहां पे जो बच्चे एक मीनिंगफुल कंक्लूजन है वो निकल के आ रहा है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी यहां पे लिखा था ना बच्चे, शुड बी अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी इफ बेसिस सेलेक्टेड ऑफ द क्लासिफिकेशन डू नॉट मैच। देखा, अगर रिक्वायरमेंट मैच नहीं होती है, अल्टीमेटली द एंटायर एक्सरसाइज जो आपने मेहनत करी है बच्चे, वो क्या हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी, ठीक है? हाँ सर, हमको ये वाली बात समझ में आ गई। तो बच्चे मैं मान के चलूं आपको ये वाला पूरा एग्जाम्पल समझ में आ गया जो मैंने समझाया था। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बच्चे आपको सारे के सारे क्या बता दिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, किसके, क्लासिफिकेशन के। अब बात करते हैं बच्चे कि सर क्लासिफिकेशन हमने समझा क्योंकि हमें प्रॉपर डाटा को क्या करना था, अलग अलग कैटेगरी ग्रुप्स में डिवाइड करना था, क्लासिफाई करना था, ताकि हम हमारे डाटा को क्या कर सकें बच्चे, एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर सकें। एक प्रॉपर वे में क्या कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें। तो चलो उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे, देखो अब मैं आपको एक बार डेटा क्लासिफिकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में समझा देता हूं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें समझने लायक कुछ चीज ज्यादा डीप में है नहीं। जस्ट आप एक बार क्विक फॉरवर्ड इसको चीज देखना, मैं क्या पॉइंट समझा रहा हूं। सबसे पहले द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन, जो अभी हमने फंक्शंस पढ़े थे उसका क्लास ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, सबसे पहले टू कंसोलिडेट द वॉल्यूम ऑफ डेटा इन सच अ वे दैट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस कैन बी क्विकली अंडरस्टूड। मतलब कि सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन का क्या है कि देखो मैंने जैसे ही वो बच्चे फ्रूट सपोज जो थे उन फ्रूट्स को मैंने क्या किया था, सेपरेट पार्ट में मैंने सबको डिवाइड कर दिया। मैंने फ्रूट्स की कैटेगरी वाइज एप्पल अलग, ऑरेंज अलग, सबको मैंने अलग कर दिया। तो जैसे ही अगर मान लो उस ग्रुप को कोई देखेगा तो क्या वो इजीली बोल नहीं पाएगा कि सर ये सारा तो कौन सा है, ये सारे ऑरेंजेस हैं, ये सारे एप्पल हैं। और बच्चे आप जैसे कोई फ्रूट वाली शॉप पे जाते हो, आप देखते हो ना वहां पे जो प्रेजेंटेशन होता है प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में होता है। सारे एप्पल एक साथ रखे होते हैं, सारे के सारे ऑरेंजेस एक साथ रखे होते हैं। ऐसा होता है क्या कि मतलब कोई भी ऐसा कोई बाजार था जैसे कि वहां पे सारा मिक्स करके फ्रूट रखे हुए, भाई छांट छांट के एप्पल ले लो, छांट छांट के ऑरेंजेस ले लो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज होना वहां पे जरूरी है, ठीक है? उसके बाद में टू ऐड द कंपैरिजन, ताकि उसमें क्या किया जा सके, कंपैरिजन किया जा सके। आफ्टर दैट द पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा एट अ फ्लैश, मतलब एक बार देखने में ही आपको पता चल जाएगा कि मेन उस आइटम का कैरेक्टर क्या है। जैसे मैंने आपको फ्रूट्स को जब मैंने बाइफरगेट किया तो बच्चे पहली नजर में जो भी इंसान देखे उसको पता चल जाएगा कि भाई आपने जो डेटा ऑर्गेनाइज किया वो फ्रूट्स की बेसिस पे किया, आपके टाइप ऑफ फ्रूट्स कौन सा है उसका। नेक्स्ट पार्ट, टू गिव इंपॉर्टेंस टू द प्रोमिनेंट डेटा कलेक्टेड व्हाइल सेपरेटिंग द ऑप्शनल एलिमेंट। अब देखो कुछ ऑप्शनल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। कैसे बच्चे, ये वाला जो पॉइंट है ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल टर्म के साथ ही समझा पाऊंगा, क्योंकि मैंने जो भी आपको एग्जांपल दिया था फ्रूट्स वाला वो मैंने क्वालिटेटिव बेस्ड एग्जांपल दिया था, क्वांटिटी पे मैंने अभी बात की नहीं है, ठीक है? क्योंकि बच्चे आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उस क्लास के बाद से हम जब भी बात करेंगे बच्चे तो हम बात करेंगे क्वांटिटी वाइज, हम बात करेंगे क्वांटिटी वाइज। क्यों? क्योंकि बच्चे आज के चैप्टर के बाद से हमारे स्टेट्स के अंदर आने वाले हैं नंबर्स। हम कब से बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं सर डेटा 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 क्या, न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो बच्चे अभी तक तो सर आपने हमें कोई नंबर दिखाया ही नहीं, आपने कोई ऐसे न्यूमेरिकल टर्म्स ही नहीं बताई, कुछ नंबर ही नहीं शो किए। बच्चे आज की चैप्टर जो हम करेंगे उसके अंदर भी कुछ नंबर्स आएंगे और उसके बाद हर जगह न्यूमेरिकल टर्म्स ही आने वाली है। तो अभी ये वाला पॉइंट जो है वो न्यूमेरिकल टर्म के हिसाब से मैं स्किप कर रहा हूं, मैं वापस आपको रिमाइंड दिलाऊंगा, ये चीज मैंने वापस पढ़ाई होगी आगे, ठीक है? मैं आगे बताऊंगा आपको। ओके, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चे वो है टू अलाउ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ मटेरियल गैदर्ड, मींस
बच्चे एक मेथड्स होते हैं स्टैट्स के अंदर, कुछ किसी भी आइटम को, किसी भी कंटेंट को प्रॉपर एक ग्रुप में बाइफरगेट करने के, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, उन मेथड्स को अलाउ कर सके हम लोग इजीली। हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चे, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो क्या हो रहा है, हमारा जो क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है उसमें ये चीज बोल रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिफिकेशन का, ताकि हम कोई भी बच्चे स्टैटिस्टिकल जो मेथड होगा उसको हम अलाउ कर सके फॉर मटेरियल गैदर्ड, मतलब जो डाटा, जो इंफॉर्मेशन है उसको एक प्रॉपर ग्रुप में कंक्लूड करने के लिए, एक प्रॉपर ग्रुप क्रिएट करने के लिए। ठीक है, नाउ यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चे? सर यहां तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अब फिर हम स्टार्ट कर ही देते हैं कि आखिर ये न्यूमेरिकल जो हम फैक्ट्स की बात कर रहे थे, जो हम कब से डेटा की बात कर रहे थे, कि जो स्टैट्स है वो याद आ रहा है क्वांटिटी को बच्चे इंपॉर्टेंस देता है, क्वालिटेटिव इसके अंदर कोई भी टर्म्स यूज नहीं होती। तो अब बात करते हैं बच्चे क्वांटिटी की। तो चलो क्वांटिटी वाली टर्म्स में यूज करूं उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को अगेन एक छोटा सा क्या करने वाला हूं, एक सेपरेट सा एग्जाम्पल क्रिएट करने वाला हूं। ठीक है, चलो सर एग्जाम्पल ये भी उसकी तरह बहुत इजी होगा ना? बिल्कुल बच्चे, जो ये एग्जाम्पल है ये भी बहुत इजी एग्जाम्पल होगा और आपको बहुत इजीली आप इसे रिलेट कर पाओगे और आपको ये एग्जाम्पल समझ में भी आ जाएगा। चलो देखो फटाफट। सबसे पहले सपोज बच्चे मैं बात करता हूं आपके क्लास की, आपकी पूरी की पूरी सपोज क्लास में, ये मैंने आपका एक क्लासरूम बना दिया और आपके क्लासरूम में टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आपकी क्लास में कितने हैं? 15 स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ओके सर। बच्चे जो 15 स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं स्टैट्स में मार्क्स की, हमने एग्जाम लिया उन 15 स्टूडेंट्स के जो स्टैट्स में मार्क्स आए हैं, मैंने वो आप सबको मार्क्स बताए। सर आप मार्क्स कैसे बताओगे? बच्चे मैंने देखा आप सब स्टूडेंट्स के जो नाम, मतलब बेसिकली नेम थे, वो अल्फाबेट्स के थ्रू, जिनका ए से नाम स्टार्ट हो रहा होगा सबसे पहले और जेड से नाम होगा वो सबसे लास्ट में, तो ऐसे करके बच्चे आपके सारे स्टूडेंट्स के मैंने जो नंबर जो दिए आप लोगों को, मैंने आप लोगों को नाम के हिसाब से क्या दे दिए, नंबर दे दिए। अब मान लो एक स्टूडेंट है वो सारा डेटा नोट कर रहा है। सारा डेटा कैसे नोट कर रहा है? वो बच्चा ब्रिलियंट है, वो चाहता है कि वो पता करे सबसे ज्यादा नंबर किसके आए, तो उसने पूरा डेटा बच्चे नोट किया। कैसे नोट किया ध्यान से देखना। मैंने सब स्टूडेंट्स को जो नंबर दिए, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं बच्चे? टोटल स्टूडेंट्स हैं सर 15। कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? 15। तो उसने क्या किया, उसको पता है कि 15 स्टूडेंट्स हैं, तो उसने क्या किया भाई, टोटल ऐसे जो रॉस हैं वो 5 बना दिए और जो कॉलम्स इसके सब पार्ट हैं वो बना दिए 3। अब उसने सबके नंबर नोट करने स्टार्ट किए। नंबर कैसे? उसने देखा सर ने सबसे पहले बच्चे किसी स्टूडेंट के, ये बच्चे आउट ऑफ, ये जो मैं मार्क्स बता रहा हूं वो मैं बता रहा हूं आउट ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, क्या आफ्टर 10 मार्क्स में से बच्चों के कितने नंबर आए? ठीक है, अब देखो मैंने सबसे पहले फर्स्ट रोल नंबर बुलाया, मैंने बोला सर आपके 8 मार्क्स हैं। ठीक है, उसके बाद में किसी के 6 थे, किसी के 5 थे, किसी के 7 थे, एक के 10 थे, उसके बाद एक के 9 थे, फिर किसी के 7 थे, फिर किसी के 5 थे, फिर किसी के 4 थे, फिर 7 थे किसी के, देन उसके बाद किसी के 8 थे, फिर किसी के 9 थे और फिर किसी के 7 थे। एक और 10 वाला स्टूडेंट था और बाद में एक और देखा जिसके बच्चे 3 मार्क्स थे। ऐसे करके क्या किया, उस स्टूडेंट ने सबके मार्क्स नोट कर लिए। ठीक है, नाउ सबके मार्क्स उसने नोट किए। अब देखो ध्यान से बच्चे, ये एक तरीके से क्या है, रॉ इंफॉर्मेशन है, रॉ डेटा है। क्लियर? तो सर ये जो रॉ डेटा है, अब इसको हम क्या ऑर्गेनाइज करने वाले हैं बच्चे? बिल्कुल, इस पूरे डेटा को हम लोग क्या करने वाले हैं, एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उस स्टूडेंट की। उस स्टूडेंट ने ये डेटा लिया, अब वो उसके अंदर बच्चे बहुत ही अलग अलग तरीके से अपना ओपिनियन दे रहा है। वो कैसे बोल रहा है कि अच्छा 10 नंबर 2 बच्चों के आए हैं। ठीक है, उसके बाद जो 9 मार्क्स हैं वो भी 2 बच्चों के आए हैं,
8 मार्क्स भी 2 बच्चों के आए हैं और 7 मार्क्स तो 4 बच्चों के 7 नंबर आए हैं और बाकी जो हैं वो 6 और 6 से नीचे वाले हैं। मतलब वो अपनी स्टडी के हिसाब से वो खुद की डिटेल क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। मान लो वो जो बच्चा था वो 10 मार्क्स वाला ही है, तो उसने देखा मेरे साथ में एक स्टूडेंट और है जिसके और 10 मार्क्स हैं, मतलब उसने ये जो सारी इंफॉर्मेशन बच्चे अभी लिखी है ये जस्ट एक क्या है, रॉ इंफॉर्मेशन है जो मैंने प्रोवाइड की, वो लिखता गया एक बार के लिए। अब बच्चे मेरे को बताओ, क्या इस डेटा को मैं प्रॉपर वे में क्लासिफाई कर सकता हूं, इसको मैं अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं? सर कैसे करेंगे इसको प्रेजेंट? बच्चे वही तो मैं बताना चाह रहा हूं ना। देखो ध्यान से, मेरे को क्या करना है, इस डेटा को प्रेजेंट करना है अलग वे में। तो देखो मैं आप लोगों को इस डेटा को अलग अलग तरीके से, मैं अलग अलग तरीके से इस डेटा को 3 तरीके से मैं इसको क्लासिफाई करके आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। क्लासिफिकेशन पॉइंट नंबर 1, 2, 3, और आप बताना सबसे अच्छा बच्चे तरीका आपको कौन सा लगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, वो स्टूडेंट ऐसा कर सकता है, वो सब स्टूडेंट्स के क्या लिख दे यहाँ पे, रोल नंबर। सबसे पहले उसने स्टूडेंट के क्या लिखे, रोल नंबर लिखे, और उनके आगे क्या लिख दिए, उनके मार्क्स लिख दिए। सर मतलब कि वो 2 लाइन में लिखेगा अपने, सबसे पहले रोल नंबर, फिर उसके बाद में मार्क्स। जो रोल नंबर 1 था उसके भाई 8 मार्क्स थे, ठीक है। ऐसे करके बच्चे उसने टिल रोल नंबर 15 तक, सो एंड सो, ऐसे ऐसे करते करते रोल नंबर 15 तक उसने पूरी इंफॉर्मेशन लिख दी। रोल नंबर 2 की क्या थी, सपोज 6 था, यहां पर 5 था, ऐसे सो ऑन करते करते लास्ट वाले का 3 नंबर थे उसके। इस तरीके से उसने पूरी इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये तरीका, सर ये तरीका तो हमने भी सोचा था कि रोल नंबर वाइज मार्क्स की लिस्ट होती होगी। अब एक बच्चे दूसरा तरीका बता रहा हूं, उसने दूसरा एक अलग तरीके से ग्रुप बनाया। कैसे? उसने बोला एक काम करता हूं, मैं पहले तो मार्क्स लिख लेता हूं कि पूरी क्लास के जो मार्क्स हैं वो कितने आए हैं। क्यों? इसमें तो मेरे को 15 लाइनें बना करके बच्चे डेटा को प्रेजेंट करना पड़ रहा है, मेरे को थोड़ी मेहनत कम करनी है, थोड़ा एनालिसिस करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला एक काम करता हूं, सबसे कम नंबर किसका है, 3, तो मैंने 3 नंबर का यहाँ पे मार्क्स लिख दिया। फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है 4, फिर जा रहा है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और 10। मैंने बच्चे जितने स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए वो मैंने यहां पर शो कर दिए। अब मैंने क्या देखा, मैंने बोला कि अब मैं काम करता हूं, स्टूडेंट्स के नंबर, मतलब कि बच्चे कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जिनके ये मार्क्स आए। 3 नंबर कितने स्टूडेंट के आए हैं भाई, 3 नंबर आए हैं एक स्टूडेंट के। 4 नंबर कितने स्टूडेंट्स के हैं, वो भी आया है एक स्टूडेंट का। 5 नंबर 1 और 2, तो बच्चे यहाँ पे 5 के आगे 2 आ गया। फिर 6 नंबर 1 के, ठीक है। उसके बाद में 7, 1, 2, 3, 4 लोगों के साथ आए। 8 नंबर 1 और 2 लोगों के। 9 नंबर 2 लोगों के। उसके बाद में 10 जो थे वो 2 लोग। अब देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे बच्चे, तो क्या ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, ये टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, अगर मैं क्रॉस चेक करना हो, टोटल स्टूडेंट्स थे 15। तो इन सब का टोटल कितना होना चाहिए, 15। सर चेक करना तो बच्चे 2, 2, 2, 6, 6 + 4 10, 10 + 11 12 13 14 एंड 15। क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 हो रहे हैं? बिल्कुल, मतलब हमने ये डेटा बच्चे प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया है, कोई दिक्कत नहीं। सर बिल्कुल भी नहीं। अब एक तो ये डेटा हो गया प्रेजेंट करने का। नेक्स्ट बात करूं, एक और तरीका बताता हूं, ठीक है। ये वाला तरीका भी देखना। इसमें बच्चे टोटल मेरे को 15 लाइन के अंदर डेटा प्रेजेंट करना पड़ा। इसमें कितनी लाइन में डेटा मेरा हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन, मतलब आधे काम के अंदर ही मेरा डेटा पूरा कवर हो गया। सर इससे छोटा भी हो सकता है क्या? बच्चे क्यों नहीं हो सकता? मैं बोलता हूं, सपोज मैं वापस एक काम करता हूं, मार्क्स लिख लेता हूं। उसके बाद में बच्चे मैं बात करता हूं कि यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देता हूं। फिर मैंने क्या किया, इसी डेटा को, जो ये डेटा वाली इंफॉर्मेशन थी, इसको मैंने क्या कर दिया, इंटरवल। देखो कैसे, क्लास इंटरवल, एक होता है बच्चे वर्ड क्लास इंटरवल, मतलब मैंने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी। कैसे? मैंने बोला कि मेरे को इतनी इंफॉर्मेशन किस लिए चाहिए थी, मेरे को तो बस यही देखना था ना कि क्लास में कितने वीक स्टूडेंट है, कितने नॉर्मल स्टूडेंट हैं। तो क्यों ना मैं ग्रुप बना दूं भाई, जिस स्टूडेंट के 0 to 2 मार्क्स होंगे, जिसके 3 to 4 मार्क्स, सपोज किसके 0 to
2 वाली कंडीशन हो गई, फिर 3 और 4 हो गया, फिर 5 और 6 हो गया, फिर 7 और 8 हो गया, फिर 9 और 10 हो गया। मतलब 1 2 3 4 5 5 लाइनों में। अब देखो 0 से लेके 2 कितने स्टूडेंट्स के नंबर है बच्चे, ऐसा कोई डफर स्टूडेंट नहीं है। 3 4 में बात करें, 3 1 का है, 4 कितनों का था, 1 का, तो 3 और 4 मिलाकर के बच्चे 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 3 और 4 के बीच में नंबर हैं, या 3 और 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब 5 और 6 कितने स्टूडेंट्स के नंबर हैं, 5 और 6 स्टूडेंट है बच्चे 3। ठीक है, मैं यहीं से इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, मेरे लिए इजी हो रहा है, बार बार इसको देख के बच्चे डिफिकल्ट हो जाएगा। ये मैं एनालिसिस कर रहा हूं ना, तो मैंने ऑर्गेनाइज में डाटा इसमें यहां यूज कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट 7 से लेके 8 मार्क्स के बीच में बच्चे कितने हैं, 7 8 इन दोनों को मिलाओगे तो बच्चे 6 हो गए। 9 और 10 की बात करें तो ये 4 हो गए। अब देखो इनका वापस यहाँ का टोटल क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। लेट चेक, 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 and 2 15। तो बच्चे मैंने आपको ये क्या किया, 3 अलग अलग टाइप में आपका जो डेटा था उसको मैंने क्या कर दिया, अलग अलग तरीके से मैंने उसको ऑर्गेनाइज और क्लासिफाई कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल समझ में आ गया। हाँ सर, हमको ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल समझ में आ गया। बच्चे अगर ये न्यूमेरिकल समझ में अगर आपको आ गया है तो आपको बच्चे ये जो प्रेजेंटेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर है, ये बच्चे आपका 90% क्लियर हो गया। सर 90% कैसे? बच्चे हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जो बच्चे जो होती है हमारे वेरिएबल्स जो होते हैं, हमारे जो बच्चे टाइप ऑफ सीरीज जो होते हैं। सर सीरीज क्या होती है बच्चे, प्रॉपरली कभी भी किसी न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल फैक्ट्स को जब हम प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो उसको कौन सी सीरीज में क्लासिफाई करना है, ये बहुत बड़ा सवाल आता है, बहुत बड़ा डाउट आता है। तो बच्चे टोटल स्टैट्स में 3 टाइप की सीरीज होती है। ठीक है, एक्चुअल में होती 2 टाइप की सीरीज है, और वो जो दूसरे टाइप है उसके अंदर फर्दर उन्होंने 2 कैटेगरी बना दी है। मैं भी आपको चार्ट के थ्रू समझाऊंगा। तो देखो आप तो बस याद रखो टोटल कितने टाइप की सीरीज होती है। सर 3 टाइप की सीरीज होती है। कैसे? सबसे पहली जो बच्चे सीरीज होती है उसको बोला जाता है, ये जो सबसे पहली जो सीरीज होती है इसको बोला जाता है बच्चे, इसको बोला जाता है इंडिविजुअल सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। नेक्स्ट बात करूं मैं, सर इस वाले को क्या बोलेंगे जिसमें मार्क्स हमने लिखे थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे थे? बच्चे इस सीरीज को बोला जाएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है मैं यहां लिख रहा हूं, इसको बोला जाएगा बच्चे डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, तो सर ये सीरीज हो गई डिस्क्रीट। ठीक है ना सर, थर्ड वाली सीरीज को क्या बोलेंगे बच्चे? थर्ड वाली जो सीरीज है इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी सीरीज, या यूं कह लो इसको बोलेंगे बच्चे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंडीशन सीरीज। ठीक है, तो आप तो बस याद रखो इसका जो फ्रीक्वेंसी सीरीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाम, तो मैंने आप लोगों के सामने लिखा है फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो टोटल कितने टाइप की सीरीज होती है? सर टोटल सीरीज होती है 3 टाइप की। कौन कौन सी बच्चे? सबसे पहले इंडिविजुअल, उसके बाद में डिस्क्रीट, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी सीरीज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, हमको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको नोट्स के अंदर एक बार प्रेजेंट करता हूं कि आपके पास कितने टाइप की सीरीज जो हम यहां पे भी क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ध्यान से देखना बच्चे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा टाइप्स ऑफ सीरीज के अंदर नंबर 1 पे इंडिविजुअल सीरीज। उसके बाद में बच्चे 2 तरह की यहाँ पे उन्होंने फ्रीक्वेंसी सीरीज बताई है, लेकिन मैंने आपको बोला था आपको तो ऐसे याद नहीं रखना, कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि बच्चे जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, जब हम आगे न्यूमेरिकल जो फॉर्मूलेज कवर करेंगे, तो बच्चे हर चीज का जो फॉर्मूला होगा वो 3 फॉर्मूले दिए होंगे। सर 3 फॉर्मूले क्यों? बच्चे एक होगा इंडिविजुअल सीरीज का, दूसरा होगा डिस्क्रीट का और तीसरा होगा फ्रीक्वेंसी का। तो अपन ऐसे क्यों इसको सब डिवाइडेड पार्ट में पढ़ें? अपन तो समझते कितनी टोटल सीरीज होती है। सर टोटल सीरीज होती है 3। कितनी सीरीज होती है? टोटल 3 सीरीज होती है। सबसे पहले इंडिविजुअल, फिर फिर डिस्क्रीट और उसके बाद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये 3 टाइप की क्या होती है सीरीज।
सर इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है बच्चे? इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो डेटा होता है वो प्रॉपर एक कंटिन्यूअस वे में रॉ डेटा ही हमको दे दिया जाता है, ठीक है। मतलब उसको कैटेगराइज कभी भी नहीं करते हैं। देखो कैसे, इंडिविजुअल सीरीज आर दो सीरीज इन विच आइटम आर लिस्टेड सिंगली। मतलब देखो ध्यान से, अगर मैं आपको वो न्यूमेरिकल एग्जांपल बताऊं, जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है वो बताऊं, ये जो डेटा बच्चे था ये इंडिविजुअल सीरीज है। देखो ये कोई इंफॉर्मेशन थोड़ी है, रोल नंबर तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को प्रेजेंट कर रही है ना। तो जो ये बच्चे ने रॉ डेटा लिया था उसके अंदर भी तो देखो 1 2 3 4 ऐसे 15 है, और यहां पर भी 1 2 ऐसे करके टोटल 15 नंबर मैंने मार्क्स यहां पे लिखे। तो बच्चे ये आपने ऑर्गेनाइज कहां किया? हाँ, आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन हो गया। लेकिन आपने पूरे के पूरे डेटा को इंडिविजुअली एक एक करके लिखा ही तो है ना, आपने खाली सीक्वेंस चेंज किया होगा, लेकिन डेटा तो आपने एज इट इज वही उतार दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल के तौर पे रोल नंबर के आगे मार्क्स लिखे हुए हैं। सर यही एग्जाम्पल था क्या बच्चे? वो एग्जाम्पल मैंने बताया और इस तरीके से यहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल नोट्स में प्रेजेंट कर दिया। जैसे रोल नंबर 1 के भी 18 नंबर आए, रोल नंबर 2 के 95 आए, इस तरीके से बच्चे रोल नंबर वाइज। सर ये रोल नंबर वाइज हमेशा रोल नंबर होंगे बच्चे, चाहे ये रोल नंबर हो चाहे ये सीरियल नंबर हो। एग्जाम में आपको वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा? लिख देगा एस नंबर। अब आप कंफ्यूज होगा सर ये एस नंबर है। देखो कभी कभी सबसे बड़ी जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं? इंडिविजुअल सीरीज को समझ लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज। क्यों? बच्चों ने याद तो किया नहीं, रट लिया है कि भाई डिस्क्रीट सीरीज के अंदर दो पैरेलल टर्म चलते हैं। कैसे? एक साइड कुछ इंफॉर्मेशन होगी, उसके साइड में एक अलग इंफॉर्मेशन होगी। तो देखो अगर मैं यहां पे आपको ये रोल नंबर छुपा देता, ठीक है, तब तो आप बोल देते सर ये इंडिविजुअल सीरीज है, बिकॉज यहां पे सिर्फ एक लिस्ट में एक लाइन में डाटा लिखा हुआ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब डेटा इस तरीके से लिखा मिलता है तो बच्चे आपको वो क्या डाउट हो जाता है वहां पे कि सर ये तो ऐसे डेटा दो लाइनें दे रखी है, दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, तब तो ये डिस्क्रीट होना चाहिए। बच्चे वो डिस्क्रीट है या नहीं ये पता चलेगा कि देखो तो सही उसके आगे टर्म क्या यूज कर रखी है। वो रोल नंबर बता रहा है, सीरियल नंबर बता रहा है, या मान लो एक पर्टिकुलर कोई बैनर नंबर या वाउचर नंबर बता रहा है, तो वो किसी चीज का नंबर एक सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंस को यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं देंगे हम, तो उसके मार्क्स जो अलॉटेड है उसको वेटेज देंगे, ठीक है। चलो ठीक है सर, ये चीज हमको समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, डिस्क्रीट सीरीज में मार्क्स थे और साथ में कितने वो मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का है वो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई थी। तो बात करते हैं इसकी, कौन सी सीरीज? नेक्स्ट वाली थी बच्चे डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में आप लोग देखेंगे, डिस्क्रीट सीरीज का एक और नाम लिखा है बच्चे फ्रीक्वेंसी एरे। अब ये एरे क्या होता है बच्चे, ये आगे मैं समझाऊंगा, एक टॉपिक आएगा, ठीक है। दैट सीरीज इन विच डेटा आर, देखो ध्यान से, प्रिस्क्राइब्ड इन अ वे दैट देखो यहां पे एग्जैक्ट मेजरमेंट्स ऑफ आइटम्स आर क्लियरली शोन। बच्चे ये जो एग्जांपल मैंने आपको समझाया था, इसमें किसी भी चीज का कंक्लूजन निकालना कितना डिफिकल्ट है, कितना टिपिकल है। लेकिन इस डेटा से मैं कंक्लूजन तक तो पहुंच सकता हूं ना। मैं सीधा बोल सकता हूं कि देखो भाई मेरी क्लास के अंदर 10 आउट ऑफ 10 लाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 9 वाले 2 हैं, 8 वाले 2 हैं और 7 वाले 4 स्टूडेंट्स हैं। तो इजीली इसको स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पे यही क्या बोल रहा है कि डिस्क्रीट सीरीज, द सीरीज इन विच डेटा इज प्रिस्क्राइब्ड इन अ वे दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट्स ऑफ द आइटम्स आर क्लियरली शोन। फॉर एग्जांपल के तौर पे उन्होंने बताया कि भाई सपोज देखो, अब देखो यहां पे ध्यान से, सर साइज लिखा आया है 1 2 3 4 5 6। बच्चे साइज है, सीरियल नंबर थोड़ी है। मान लो किसी हाउस होल्ड की साइज की बात हो रही है, 1 2 3, ये पर्टिकुलर कोई साइज है, इनका सीक्वेंस में चल रहा है, बट कोई बात नहीं, साइज है। मतलब बच्चे ये हमारे लिए बन गया x। एक होता है बच्चे x फैक्टर और एक होगा f मतलब फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी मींस बच्चे नंबर ऑफ टर्म्स। सर कैसे? यहां पर अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल में 1 2 3 4 5 मार्क्स की बात हो रही है, तो यहां पर बच्चे फ्रीक्वेंसी जो थी, यहां पर आप f कह लो फ्रीक्वेंसी या n कह लो नंबर, ये मेरा कितना हो गया 5। लेकिन जब मैं बात करूंगा बच्चे नंबर ऑफ हाउस होल्ड, देखो ध्यान से, अब आ गया नंबर ऑफ हाउस होल्ड कि भाई एक साइज वाले 15 लोग हैं,
ठीक है, दो साइज वाले 10 हैं, यानी कि अगर मेरे को टोटल नंबर या टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो बच्चे मेरे को इनको गिनना थोड़ी है, 1 2 3 4 5 है, मैं ये थोड़ी लिख दूंगा 6 इज इक्वल टू एफ योर एन, ठीक है, ये थोड़ी होगा। यहां पर ये चीज गलत हो जाएगी बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी थी। हो क्या रहा है यहाँ पे, साइज ऑफ वन जो हाउस होल्ड है बच्चे, वैसे टोटल 15 हाउस होल्ड्स हैं, यानी कि जो एक नंबर है वो 15 बार कहीं डेटा में लिखा जा रहा है, तो उसको मैंने यहां पर प्रेजेंट कर दिया 1 के आगे 15 नंबर से, फ्रीक्वेंसी बता दी। फ्रीक्वेंसी मतलब बच्चे वो टाइम कितनी बार रिपीट हो रही है, क्लियर। नाउ इस तरीके से अगर मैं सबको ऐड कर दूंगा बच्चे, तो ऐड करने पे देखो कितना आ रहा है, चलो फटाफट टोटल करते हैं। 15 इसको छोड़ते हैं एक बार, 10 20 30, 10 20 30 हो गया 60, 60 और 30 90 और ये 100, इन सब का टोटल आ रहा है 100। तो बच्चे मेरे जो फ्रीक्वेंसी है, मेरी जो नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, वो 6 नहीं है, वो है 100। क्लियर सर, ये भी हमको समझ में आ गया बच्चे, ये भी समझ में आ गया। तो नेक्स्ट जो सीरीज थी वो वाली कौन सी थी, नेक्स्ट जो सीरीज थी वो वाली कौन सी सीरीज थी सर, वो सीरीज थी फ्रीक्वेंसी वाली, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज। अब देखो ध्यान से, कंटिन्यूस सीरीज या फ्रीक्वेंसी सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, वेट अ सेकेंड, डिस्क्रीट वाला कवर हो गया था, हाँ चलो। नाउ नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी सीरीज में बच्चे क्या लिखा हुआ है, देखो यहां पे ध्यान से, इट इज दैट सीरीज इज इन विच आइटम्स कैन नॉट एग्जैक्टली मेजर्ड। उसके अंदर आइटम्स जो होते हैं बच्चे एग्जैक्टली मेजर नहीं किए जा सकते। कैसे बच्चे, मैंने जो आपको मार्क्स का एग्जांपल दिया था ना कि भाई 2 से लेकर के 0 से लेकर 2 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो देखो यहां पे एग्जैक्ट इस कैटेगरी से कभी भी अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको ये वाली इंफॉर्मेशन देता, सिर्फ अगर मैं आपको ये वाली इंफॉर्मेशन देता और मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चे आप मेरे को बताओ कि कितने स्टूडेंट के 9 मार्क्स हैं, कितने स्टूडेंट के 9 मार्क्स हैं, क्या इस इंफॉर्मेशन से 9 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का पता किया जा सकता है? सर कैसे पता करेंगे सर, ये 4 लिखा हुआ है और 4 का मतलब है 9 एंड 10, मतलब जिनके 9 एंड 10 आए वो दोनों कितनी क्वांटिटी में है, 4। अब ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे क्या पता 10 के हो, सारे के सारे क्या पता 9 के हो, या आधे आधे हो, या एक 9 का हो 3 10 के हो, मतलब कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन यहां से बच्चे नहीं पता चल सकती है। क्लियर, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन यहां से पता नहीं चल सकती है। तो बच्चे फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सीरीज में इट इज अ सीरीज इन विच आइटम्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड, ठीक है, क्यों, बिकॉज द आइटम्स एज्यूम अ रेंज ऑफ द वॉल्यूम एंड प्लेस्ड विद इन द रेंज लिमिट। आपने देखा होगा यहाँ एक रेंज बन गई बच्चे, कैसे रेंज बन गई, यहाँ पे मार्क्स की मैंने रेंज बनाई है कि भाई 0 से लेके 2 वाले कितने हैं, 3 से लेके 4 वाले कितने हैं। तो यहीं पर वो एग्जांपल आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ एक सिमिलर, कि भाई 0 से लेके 10 मार्क्स वाले 5 लोग हैं, 10 to 20 वाले 7 हैं, 20 to 30 वाले 18 और ये वाले 8 हो गए, ठीक है, मतलब जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो इतने मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें से पर्टिकुलर मैं बोलूं भाई बताओ कितने स्टूडेंट्स के 46 मार्क्स आए होंगे, तो आप बोलोगे सर इस इंफॉर्मेशन से तो हमको पता नहीं चल सकता बिकॉज ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है और फ्रीक्वेंसी में ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए इन्होंने खुद ही बोल दिया कि इस सीरीज में आइटम्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड। क्लियर, हाँ सर हमको ये चीज समझ में आ गई। सर आप तो बोल रहे थे फ्रीक्वेंसी सीरीज, ये तो लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूस सीरीज। बच्चे फ्रीक्वेंसी सीरीज के फर्दर टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप अभी हम आगे देखेंगे। कंटिन्यूस हो सकता है, एक्सक्लूसिव हो सकता है, इंक्लूसिव हो सकता है, और उसके बाद देखेंगे ओपन एंडेड हो सकता है, फिर उसके बाद देखेंगे क्यूमुलेटिव हो सकता है। तो वो वाले बच्चे हम और आगे अभी बात करेंगे, ठीक है सर, हम आगे अभी और पढ़ेंगे नहीं बच्चे, आज का लेक्चर और ज्यादा लेंदी ना हो इसलिए आज हम इतना ही कवर करेंगे। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा देखा, फिर हमने स्टूडेंट्स आज देखा था कौन सा वाला पॉइंट, फिर हमने उसके बाद देखा कि जो डेटा होता है उसके क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, फिर क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर सीधा हम आगे थे बच्चे कितने टाइप की सीरीज होती है, ठीक है। तो हमने आज इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी सीरीज, 3 तरह की सीरीज को बहुत अच्छे से समझा, ठीक है। तो आज की क्लास बच्चे हम यहीं पे खत्म करते हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम हमारा ये चैप्टर नंबर 3 क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।
आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की हमारी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही और वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आनंद कॉमर्स एकेडमी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करें।